गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें आज का चैप्टर रहने वाला है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको एक बार मैं क्विकली बता देती हूँ कि इसमें हम जीए एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं और इसमें हमने पूरे जीए के सिलेबस को टोटल 10 सब्जेक्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। और प्रेजेंट में हम हिस्ट्री कर रहे हैं, इसमें भी फर्स्ट पार्ट इसका एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। तो अब तक हमने ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, और आज हम 13 चैप्टर करने वाले हैं इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑन इंडिया। कल हमने मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी या किस तरह से वो फॉर्म हुई थी, ये सब हमने बात कर ली थी। और आज हम ये छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरह से अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है इंडिया पे। तो चलिए पहले क्विकली कुछ थियरी की बात कर लेते हैं। कुछ जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे वही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और वही आप आगे एमसीक्यूज में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तो 4th सेंचुरी बीसी जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो ग्रीक्स और ईरानियंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं अपनी सुप्रीमेसी के लिए पूरी दुनिया में। मतलब इसमें ये बैटल छिड़ जाती है कि कौन ज़्यादा सुप्रीम है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, तो जब अलेक्जेंडर की लीडरशिप होती है उस टाइम पे जो ग्रीक्स होते हैं फाइनली वो ईरानियन एम्पायर को तोड़ के रख देते हैं। ठीक है, और अलेक्जेंडर ने सक्सीड किया अपने फादर फिलिप को। इनके फादर का नाम था फिलिप। ठीक है, और फिर अलेक्जेंडर थ्रोन ऑफ मैसेडोनिया पे बैठ जाते हैं और उस टाइम पे अलेक्जेंडर की उम्र होती है सिर्फ 20 ईयर्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या फॉर्म होता है कि अलेक्जेंडर के फादर का नाम क्या था, याद रखिएगा, फिलिप। उसके बाद बचपन से ही इनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे एक दिन पूरी दुनिया कॉन्कर करनी है। ठीक है, और इसी वजह से बहुत ही कम एज में बहुत जल्दी जल्दी जगहों को कॉन्कर करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये काबुल वैली की तरफ जाते हैं। काबुल वैली और जो भी हिली एरियाज है हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उधर जाके वो सब कॉन्कर करके आते हैं। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं ओहिंद में, जो कि है नियर एटॉक, कब 326 बीसी में। ठीक है, उसके बाद जो रूलर्स थे तक्षशिला के और अभिसारा के, वो सब भी अलेक्जेंडर के आगे सबमिट कर देते हैं। लेकिन एक किंग है पोरस, लेकिन पोरस नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर झेलम रिवर को क्रॉस करते हुए पोरस तक पहुंचते हैं और पोरस फिर हार जाती है एक बैटल में। और उसके बाद अलेक्जेंडर इनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं इनकी ब्रेवरी के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ विटस्टा, बैटल ऑफ वितस्ता, जो कि मॉडर्न डे झेलम है। इसको ग्रीक में हाइड्रेप्स भी कहते हैं। ये हुई थी 326 बीसी में। ठीक है, और इसी तरह जो इंडियंस हैं वो हार जाते हैं अपनी डिसयूनिटी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कोई भी यूनिटी नहीं रहती है। अच्छा, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी हम यही देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आने के बाद पूरे लोगों को पहले डिसयूनाइट करते हैं और उसके बाद ही फतह पाते हैं। उनके बस की नहीं रहती है कि पूरे इंडिया को एक साथ वो कॉन्कर करें, लेकिन डिसयूनिटी और आपस में फूट डालने के बाद ही ये जो सपना रहता है ब्रिटिशर्स का वो पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद सकाला में अलेक्जेंडर की एक बहुत अच्छी विक्ट्री होती है और जो ग्रीक फोर्सेस हैं वो पहुंच जाती हैं ब्यास के पास, ब्यास रिवर के पास। और उसके बाद अलेक्जेंडर को वापस आना पड़ता है क्योंकि जो उनके सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे उनका साथ छोड़ देते हैं। और बैटल ऑफ झेलम और जो साकला हुई थी उसके बाद जो अलेक्जेंडर की फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उन्हें ये डर रहता है कि जो मगधन एम्पायर है वो काफ़ी बड़ी है और उनको हरा पाना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा खून खराब हो जाएगा। यही रीज़न था कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो उनका साथ छोड़ देती है। उसके बाद फाइनली जो भी अलेक्जेंडर की टेरिटरीज रहती हैं जिनको ये कॉन्कर कर चुके रहते हैं, वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाते हैं, कौन वहाँ पे किस तरह से राज करेगा ये सब पूरा डिसाइड करके अलेक्जेंडर वापस आ जाते हैं 325 बीसी में। ठीक है, बेबीलोन वापस आ जाते हैं और यहाँ पे इनकी 323 बीसी में डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं कितना कम टाइम था, 20 ईयर्स की एज पे ये थ्रोन पे आते हैं और 33 ईयर्स की एज पे इनकी डेथ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इतने कम टाइम में अलेक्जेंडर ने काफ़ी कुछ कर लिया था अपनी लाइफ में। और अच्छा, क्या इसका रिजल्ट हुआ अलेक्जेंडर के इन्वेजन का इंडिया के ऊपर? दोनों ही जो लैंड और सी रूट्स थे वो ओपन हो गए बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इससे हुआ क्या, दोनों ही इंडिया और यूरोप जो है एक दूसरे के क्लोज आ गए। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वगैरह। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये जो इन्वेजन था इसकी वजह से जो इंडो बैक्ट्रियन और इंडो पार्थियन स्टेट्स थे उनका एस्टैब्लिशमेंट पॉसिबल हो सका। और लेटर स्टेज में जाके इन्होंने इंडिया के आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, लाइक कंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, एस्ट्रोनॉमी और कॉइनेज वगैरह। ठीक है, इसकी वजह से जो इंडिया के पॉलिटिशियंस थे उनको ये फील हुआ कि हमें एक यूनिफाइड एम्पायर की ज़रूरत है। और
जो ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन था इंडिया के ऊपर, ये फर्स्ट रिलायबल डेट मानी जाती है इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, और इसकी वजह से जो क्रोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज हैं वो भी हमारी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो बस ये छोटा सा टॉपिक है, इसी में बार बार पूछेंगे कि ये बैटल कहाँ हुई, किसके बीच में हुई, कब हुई, तो क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? अलेक्जेंडर ने इंडिया को कब इन्वेड किया था? तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 बीसी। इसमें हमने अभी पीछे पढ़ा कि बैटल ऑफ हाइड्रेप्स हुई थी इसी साल, और ये हुई थी बिटवीन अलेक्जेंडर एंड द पोरस अलोंग द बैंक्स ऑफ हाइड्रेप्स रिवर, जिसको आप झेलम रिवर भी कहते हैं। कहाँ पे हुई थी? पंजाब में, ठीक है। और पोरस जो कि किंग ऑफ पौरावा थे, वो इस एरिया को रूल करते थे बिटवीन द रिवर्स ऑफ हाइड्रेप्स एंड चेनाब। और पोरस फिर बाद में हार जाते हैं, और अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं पोरस की ब्रेवरी से, और उसके बाद वो पोरस को बोल के चले जाते हैं कि वो इनकी डायनेस्टी को रूल करें अंडर हिज नेम, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था 326 बीसी में, आफ्टर द बैटल ऑफ हाइड्रेप्स, जो कि लड़ी गई बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, किस रिवर के किनारे? झेलम रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जो मगध में रूल कर रही थी जब इंडिया को अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था? तो कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि उस टाइम पे नंदा डायनेस्टी जो है ये चल रही थी, और नंदा डायनेस्टी में भी जो इसके रूलर थे उस टाइम पे वो कौन थे? धनानंद, ठीक है। तो धनानंद कंटेम्प्रेरी हैं अलेक्जेंडर के। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज कॉल्ड गेड्रोसिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो गेड्रोसिया कहते हैं प्रेजेंट डे बलूचिस्तान को, और मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मकरान वाले एरिया को, ठीक है। और अलेक्जेंडर ने बहुत सारे अपने सोल्जर्स को खो दिया था ड्यूरिंग हिज मार्च थ्रू द गेड्रोसियन डेजर्ट। तो ये प्रेजेंट में कहाँ है? तो ये है बलूचिस्तान में। बैटल ऑफ द हाइडेस्ट वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 326 बीसी। हाइडेप्सिस मीन्स विच रिवर? अभी पीछे बात करी, अलेक्जेंडर ने इंडिया को 326 बीसी में इन्वेड किया, और इसमें बैटल ऑफ हाइडेप्स फॉट हुई थी बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस अलोंग द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है झेलम, और पोरस जो कि रूल करते हैं बिटवीन द रिवर्स ऑफ झेलम एंड चेनाब, वो हार जाते हैं अलेक्जेंडर से, और उसके बाद अलेक्जेंडर जो है इनको इंचार्ज बना के चले जाते हैं इस एरिया का। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? तो आप देख रहे हैं किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार वही पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया को कब इन्वेड किया। बार बार बताया आपको 326 बीसी ने। और अलेक्जेंडर किसके बेटे थे? एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये बेटे हैं फिलिप के इन मैसेडोनिया ग्रीस, और ऐसा माना जाता है कि पर्शियंस को हराने के बाद अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ मूव ऑन कर गए थे थ्रू द खाइबर पास, ओके। द फेमस बैटल ऑफ हाइडेप्स वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर? क्या ये भी अभी बताने की जरूरत है? आंसर हो जाएगा किंग पोरस। अलेक्जेंडर ने इंडिया में एंट्री करी थी थ्रू द खाइबर पास आफ्टर कॉन्करिंग द पर्शिया इन 326 BCE, और फेमस बैटल हाइडेप्स की हुई थी बिटवीन किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर। हु वॉज द फर्स्ट किंग टू सरेंडर टू अलेक्जेंडर? पहले किंग कौन थे जिन्होंने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर किया था? तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड करना शुरू किया था थ्रू खाइबर पास, तो बहुत सारी डिफरेंट तरीके की वॉर हुई विद द रूलर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और सभी रूलर्स ने सरेंडर किया था अलेक्जेंडर के सामने एक्सेप्ट किंग पोरस, ठीक है। और जो पहले किंग हैं जिन्होंने इनके सामने सरेंडर किया था वो हैं किंग अम्भी और तक्षशिला, ठीक है। ये तक्षशिला के किंग थे। With whom did Alexander had military encounters while returning back to Macedonia? तो किसके साथ अलेक्जेंडर के मिलिट्री एनकाउंटर्स थे मैसेडोनिया वापस आने के पहले? तो अलेक्जेंडर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 19 मंथ्स के लिए रहते हैं आफ्टर इन्वेडिंग इंडिया, और जब ये वापस आते हैं मैसेडोनिया तो इनके मिलिट्री एनकाउंटर्स बन जाते हैं विद द गना संघास सच एज द मल्लोई, या फिर आप कह सकते हैं मालवास, ठीक है। अलेक्जेंडर रीच्ड टिल विच रिवर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? तो अलेक्जेंडर ब्यास रिवर तक पहुंच चुके थे। उसके बाद इनके सोल्जर्स जो हैं वो होमसिक हो जाते हैं और डिजीज फील करते हैं, इसलिए वो आगे जाने से मना कर देते हैं। इसकी वजह से अलेक्जेंडर को वापस आना पड़ता है। और इसके अलावा आपको पता है कि अलेक्जेंडर ने 12 ह्यूज स्टोन अल्टर्स भी रखवाए हैं ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्यास टू मार्क द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस। मतलब कौन सी जगह तक ये पहुंचे हैं उसको मार्क करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 12 ह्यूज स्टोन आर्टर्स भी इरेक्ट करवाए हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन विच ईयर? अलेक्जेंडर की डेथ कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर 326 BC में वापस आते हैं
क्योंकि इनकी जो ट्रूप थी वो काफ़ी ज़्यादा होमसिक फील कर रही थी और एग्जॉस्ट हो गई थी। और उसके बाद बेबीलोन आने के बाद अलेक्जेंडर की डेथ होती है 323 BC में ड्यू टू नेचुरल कॉज। ठीक है, यहाँ पे 326 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 323 BC हो जाएगा आंसर, डेथ पूछ रहे हैं क्योंकि। ठीक है, तो ये बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के। तो अगर आपने इतनी थियरी अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ ली है तो इतना सफिशियंट है, कभी भी 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक था। और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, कल हम सबसे पहले इसके 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा के बारे में। ठीक है, मौर्यन एम्पायर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो हम एटलीस्ट 3 से 4 लेक्चर में फिनिश करेंगे। सबसे पहले कल के लेक्चर में हम इनको पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे इनकी इकोनॉमी वगैरह कैसी थी, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ करता था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कल से हम मौर्यन एम्पायर शुरू कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रहे होंगे। आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिए या फिर इन चैप्टर्स रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई एम श्योर कि आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.